हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये जर्नल हिंदी ग्रामर की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। इसके अंदर मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी और टॉपिक आपके सिलेबस वाइज ही चलते रहेंगे। हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, साथ में PYQ भी करवाऊंगी और टू द पॉइंट इसके अंदर होगा। कुछ भी ऐसा फालतू नहीं होगा बिल्कुल भी, कि जो ऐसे ही बस हम रट लें और वो आपके मतलब इररिलेवेंट कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सारा सारा रिलेवेंट होगा आपके हर एक, जितने भी आपके चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और मैंने कोशिश की है ये कि जिस बच्चे ने पहले इन टॉपिक्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं बेसिक से शुरुआत करूँगी और हाई लेवल तक हम जाएंगे इस चीज़ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। वर्णों को आप वर्ण को जो है ध्वनि भी बोल सकते हो, यानी कि साउंड। ठीक है, ध्वनि बोल लीजिए, वर्ण बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर हम मैं बात करूँ कि देखो कोई भी अक्षर होता है ना, तो जो कोई भी अक्षर है जैसे क ख ग घ, ठीक है ना, ज च छ, ये जितने भी अक्षर होते हैं ना, वो दो वर्णों यानी कि आप कह सकते हो कि ध्वनि से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये जितने भी नोट्स आप देख रहे हो, मैंने खुद हैंडमेड नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं। जब मैं तैयारी कर रही होती थी तो मैंने टू द पॉइंट में लिखती थी इस चीज़ को, ताकि किसी भी आगे मैं अगर पढ़ाऊँ भी या किसी बच्चे को ज़रूरत भी पड़े इन नोट्स की, तो वो भी इसको ईजिली पढ़ सके। चलिए, अब जो मैंने आपको बोला अभी कि जैसे कि जो वर्ण होता है, अगर मैं कोई भी अक्षर बोलूँ तो वो दो वर्णों से यानी कि दो ध्वनियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अगर आपसे बात की जाएगा क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम्स के अंदर ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो हमें पता होता है कि वर्ण होता है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, अर्थ तो किसी शब्द का ही होगा ना, इस वजह से तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द होता है। तो ये दोनों को आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अगर मैं किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करती हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। देखिए, अगर मैंने राम का मैंने वर्ण विच्छेद किया है, राम रा आ, अगर आप बोल के देखेंगे ना तो उसमें साउंड भी आती है आ की, तो इसलिए र आ म म ऐसा तोड़ के देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। तो ये जो इसमें आपको डंडा नज़र आ रहा होगा ना, र के पैर के नीचे, म के पैर के नीचे, उसको हलंत बोलते हैं। तो र हलंत आ, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई थी इस वजह से। और जो म है उसमें इनकी हर एक जो व्यंजन होता है ना, उसके अंदर ना का जो स्वर है, जो स्वर है वो सम्मिलित होता ही होता है। तो इसलिए जब आप वर्ण विच्छेद करोगे किसी का भी, जैसे मैंने राधा का कर रखा है, उसमें आ की मात्रा आ रखी है, तो र आ ध आ, इस वजह से आप करके देखिए, किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखिएगा तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि जो है, जो ये स्वर है, ये जो ध्वनि है, ये इंक्लूड होती ही होती है हर एक उसमें अक्षर में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि वर्ण के प्रकार जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ण प्रकार, ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपके व्यंजन। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री ऐ अए औ औ। ठीक है, व्यंजन। और एक और मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और अंग है। इसके अंदर इन दोनों को लिया जाता है, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह बोल दिया जाता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लिखा होता है कि इनमें से कौन सा अयोगवाह है, तो आपको काफ़ी सारे अक्षर दे दिए जाएंगे उसमें, जैसे र ध क ख, ठीक है ना, अंग है। तो आपको वहाँ पे एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जो अंग है, ठीक है, और जो अंग है वो ही सिर्फ अयोगव्याह के अंदर आते हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब मैं आपको अगर स्वर की बात बताऊं तो स्वर, वैसे कुल स्वर आपके 11 होते हैं। कुल स्वर आपके 11 होते हैं और लिखने के आधार पर भी आपके 11 स्वर होते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो तो बोलने के आधार पर, अगर मैं इसका बताऊं कि बोलने के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि आपका जो ये री है ना, ये र की साउंड को जनरेट करता है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कुल स्वर आपके 11 होते हैं, लिखने के आधार पर भी आपके 11 होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर आपके जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। इंग्लिश में इसको वॉल्स बोलते हैं ना, वही चीज़ है ये। तो अब बोलने के आधार पर जो 10 होते हैं, उसमें जो ये री होता है इसको नहीं लिया जाता, क्योंकि ये र की साउंड जनरेट करता है, इस वजह से। ठीक है,
अब हम मोस्टली जो है इस टॉपिक के अंदर हम स्वर कवर करेंगे ताकि वो अच्छे से हो जाए। अब मैं परिभाषा बताऊँ आपको स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे बोला जाता है स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन। अब आप सुनिए, अब आप ना ये क है, अगर आप क एक व्यंजन है और आप क को बोल के देखेंगे तो क, अ, क, अगर आप थोड़ा सा बोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क में ही जो है ना अ की साउंड जनरेट आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो इसके आगे हम हलंत लगा देते हैं। तो यानी कि ये जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए उनको व्यंजन कहा जाता है। और अगर मैं अ बोलूँ, अ किसकी सहायता से बोला जाएगा, तो ये तो स्वतंत्र है, ये तो किसी की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको स्वर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोशिश तो मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर को जो है दो प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। एक है आपका हस्र स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। हस्र स्वर और दीर्घ स्वर। हस्र स्वर कौन से होते हैं? जो एकदम से बोले जाएं, ठीक है ना, यानी कि जो एकदम से बोले जाएं, आप बोल के देखें जैसे अ ई उ री, जो एकदम से बोले जाएं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा बोलने में, ठीक है ना, ना ही आपके इतना गले का ज़्यादा जोर लगेगा। और दूसरा आता है इसके अंदर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ये भी आपके फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। एक होता है आपके पास मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है आपके पास संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर की अगर मैं बात करूँ, जैसे आ ई ओ, देखो सारे बड़े वाले आए हुए हैं इसके अंदर, यहाँ पे सारे छोटे वाले, यहाँ पे बड़े वाले, इस तरीके से याद करो। दीर्घ है, दीर्घ के अंदर तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो मूल दीर्घ स्वर के अंदर। अब आते हैं आपके पास संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो दो स्वरों से, ठीक है ना, जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ए है ना, ये ए मैंने ऐसे लिख रखा है ना यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है अई, क्योंकि अ और अ ई की सहायता से अई बनता है। फिर है अ और ए की सहायता से अय बनता है। और है फिर औ, औ जो है अ और ऊ की सहायता से बनता है, और औ जो है अ और ओ की सहायता से बनता है। इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, इस वजह से इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। दोनों ही स्वर आ रहे हैं, व्यंजन तो नहीं आ रहा, इसलिए उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, ठीक है ना, स्वर आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अब आता है सेकंड क्लासिफिकेशन। स्वरों को हम जीभ के आधार पर भी बांटते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर को है मतलब कि जैसे जो जीभ के अगले वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं उसको अग्रस्वर बोलते हैं, और जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं उसको मध्य स्वर बोलते हैं। मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग। और जो जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं उसको पश्च स्वर बोलते हैं, ठीक है। अग्रस्वर आगे, जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर, मध्य स्वर जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर, और पश्च स्वर जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर। अब इसको याद करने की भी एक टेक्निक है, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाई थी, और मैं आशा करती हूँ कि शायद आपको भी इस टेक्निक से याद हो जाए। नेक्स्ट है, देखिए, अग्र स्वर की अगर मैं बात करूँ तो अग्र से ही अग्रीय बन जाएगा, ठीक है, अग्र से ही अग्रीय बन जाएगा। अगर इसमें से मैं अ और ग्र को हटा दूँ तो क्या बचेगा? ई और ए, है ना, ये देखिए ना, अगर मैं अग्रीय में से अ को हटा दूँ और ग्र को हटा दूँ तो क्या बचेगा? ई और ए। तो इसमें दोनों ई और दोनों आई शामिल हो जाएंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपके पास मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी कि जो जीभ के बीच वाले भाग से बोला जाए। अगर आप ओ इस तरीके से आप प्रोनाउंस करके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा खुद ही कि वो बीच वाले भाग से बोला जा रहा है। प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। दूसरा है आपके पास पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब जो पिछले वाले भाग से बोले जाएंगे, कि अब जो बाकी के स्वर बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर के अंदर आ जाएंगे। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, या फिर आप इसको बोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। नेक्स्ट जो है स्वर का क्लासिफिकेशन किया गया है मुंह खुलने के आधार पर, कि इसमें थोड़ा सा मुंह खुलेगा, ज़्यादा मुंह खुलेगा, या बिल्कुल बंद ही रहेगा, ठीक है, या पूरा मुंह खुलेगा। इस प्रकार से इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो एक है आपके पास समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, फिर है विवृत स्वर, फिर है अर्ध विवृत स्वर।
देखिए जो संवृत्त स्वर है ना, इसके अंदर लगभग आपके जो मुंह है वो बंद ही रहेगा। ठीक है, आप मुंह बंद रहता है। जैसे सुई, सुई है, आप इसको याद कर सकते हो, स से संवृत्त, स से सुई, संवृत्त को लगी सुई। ठीक है, और अगर मैं उसमें से स को हटा दूं तो क्या बचेगा, उ और ई। तो दोनों उ और दोनों ई आ जाएंगी इसके अंदर। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो कि मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया गया है: संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। संवृत्त स्वर, संवृत्त को लगी सुई, स को हटा दिया तो बचा उ और ई, तो इसलिए दोनों उ आ जाएंगे और दोनों ई आ जाएंगी इसके अंदर। दूसरा है आपके पास अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि थोड़ा सा जिसमें मुंह खुलता है। ठीक है, तो और थोड़ा सा मुंह खुलता है तो इसके अंदर आएगा ओ, औ और आई, इस प्रकार से। तो अगर आपको सुई लगेगी तो आप कैसे बोलोगे, है ना, उई उई, इस प्रकार से, ओए ओए, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे सुई नहीं लगवानी, ओए मत बोल ऐसा कि सुई लगवाने के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि संवृत्त के अंदर तो सुई लगी, संवृत्त को सुई लगी तो स को छोड़ दिया, उ और ई बचा, फिर अर्ध संवृत्त में ओए हो गया। बस इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, जैसी मर्जी टेक्निक आप बना लीजिए। नेक्स्ट आपके पास विवृत स्वर। विवृत स्वर के अंदर आपका जो मुंह है वो पूरा का पूरा ही खुलता है। जैसे आ, आप ऐसे खोल के देखो ना, आप ऐसे बोल के देखो। ठीक है, आप ऐसे बोल के देखो आ, तो पता लगेगा कि आपका पूरा मुंह जो है वो पूरा का पूरा खुल रहा है। फिर आपके पास अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर के अंदर जिसमें आपका आधा मुंह खुलता है और बाकी के जो बच जाएंगे वो इसी के अंदर आ जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर के अंदर। देखिए अ, ए और औ, वो आपके अर्ध विवृत स्वर के अंदर आ जाते हैं। ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे और एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसमें से समृद्ध कौन सा है, अर्ध समृद्ध कौन सा है, विवृत कौन सा है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। इसकी और कोई टेक्निक नहीं है लर्न करने की, एक दो बारी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, आकृति का मतलब होता है शेप, यानी कि आपके जो होठों की शेप है वो किस प्रकार से बनेगी अगर आप इन वर्णों का उच्चारण करोगे, तो उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वृत्तमुखी स्वर। वृत्त का मतलब होता है सर्कल। अगर आपके लिप्स की, आपके होठों की जो शेप है वो सर्कल बन जाती है, उन्हें बोलते टाइम, उन वर्णों को बोलते टाइम आपके जो लिप्स का शेप है वो सर्कल बन जाता है, वो पूरा का पूरा सर्कल हो जाता है, वृत्त हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर, जिसके अंदर उ, उ, औ और औ आ जाएगा इसके अंदर। ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, दोनों उ और दोनों औ। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर जो है, देखो वृत्त का मतलब क्या था, सर्कल, तो आवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें सर्कल ना बने, यानी कि वे वर्ण जब आप उनका उच्चारण करते हो तो आपके जो होठों की बनावट है वो सर्कल नहीं बनती, वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके आवृतमुखी स्वर के अंदर। जैसे अ, आ, ई, ऐ और ऐ। आप इसको बोल के भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपके लिप्स हैं, आपके जो होठ हैं, उनकी जो शेप है वो सर्कल नहीं बन रही है। नेक्स्ट है आपके पास आगत स्वर। ये भी पूछ लिया जाता है, मैं टू द पॉइंट ही करवा रही हूँ, उसके अंदर कोई भी इरेलीवेंट नहीं है कि हाँ भाई ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो कि जनरल नॉलेज बढ़ेगी। जनरल नॉलेज नहीं बढ़ानी है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैं तो उसी वे से चल रही हूँ। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए अपने टीचिंग मेथड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ा बोलने में भी इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है जैसे मैं कर रही हूँ और मदद करने की कोशिश ही कर रही हूँ। आई होप पसंद आए आपको। चलिए आगत स्वर के बारे में बात करते हैं। आगत स्वर यानी कि ये जो है ना मोस्टली इंग्लिश से लिए गए शब्द हैं, तो हमारे हिंदी के अंदर ऐसे कोई शब्द नहीं थे, जैसे कि डॉक्टर, कॉफ़ी, है ना, तो हमारी हिंदी में तो ऐसे कोई शब्द नहीं थे। तो इन शब्दों को लिखने के लिए हमें कुछ स्वरों की सहायता लेनी पड़ी, जो आपको लिखना है ना ऊपर ये वाली मात्रा, तो इसी को ही आगत स्वर बोला जाता है। तो अभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आगत स्वर है, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर, कॉफ़ी जो इंग्लिश वगैरह से लिए गए शब्द हैं, इनको लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ी थी। हाँ, अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी र, ये भी र, है ना, लेकिन ये वाला तो स्वर होता है और ये वाला होता है व्यंजन। और इस वाले र को जो है, इस वाले र को जो व्यंजन है, इसको हम लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा ना लोटपोट सा होता है। देखो इस प्रकार से बना होता है ये, तो जब हम बोलते भी हैं ना थोड़ी सी जीभ कप कपाती भी है, प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन है, तो आपको दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि जो ये र होता है यही आपका लुंठित और प्रकंपित व्यंजन होता है।
ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे री जो है, अब हम कृपा लिखते हैं, ठीक है, कृतज्ञ लिखते हैं, कृतज्ञ लिखते हैं, कृपा लिखते हैं, कृतज्ञ लिखते हैं। तो ये जो होता है ये आपका ये वाला होता है, ये वाला र होता है, यानी कि स्वर वाला होता है। इसके अंदर आपकी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी मात्राएं दे रखी हैं। देखो ये त्र वाला, ये वाला, क्रम वाला, भ्रम। देखो री के अंदर तो सिर्फ आपकी यही वाली आएंगी, और जो ये र होता है ये व्यंजन वाला होता है, इसके अंदर आपका ये आ जाएगा त्र, ठीक है। ऊपर वरना ऐसे भी तो आप लिखते हो ना र को, क्रम, भ्रम, धर्म, ट्रक, ये वाला भी होता है ट्रक, प्रकृति, ये वाला इसका एग्जाम्पल है ये वाला, और श्रम, ठीक है। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि इसमें से आधी र कौन सी होती है, यानी कि इस वाले में से आधी र कौन सी होती है, तो आप बता दीजिएगा। यानी कि देखो वजन ज़्यादा होता है तो हम सर पर चढ़ा कर लेकर जाते हैं कोई भी चीज़ हो चाहे वो, तो यानी कि जो ऊपर वाली होगी ना, ऊपर वाली मात्रा से लगी होगी, जैसे यहाँ पे वर्णा के अंदर लगी हुई है, ये जो ऊपर वाली मात्रा है इसको आधी र बोला जाता है। तो पूछ लिया जाता है कई बार एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर कि इसमें से आधी र किसको बोला जाएगा, और काफ़ी सारे आपको शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप दिमाग में रखिएगा हमेशा कि जो ऊपर की तरफ ऐसे आधी बनी हुई होगी ना, उसको आधी र बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये व्यंजन का टॉपिक आ गया है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और आई होप ये आपको आज समझ में आया होगा इतना, क्योंकि आज हमने वर्णमाला का मतलब देखा, वर्ण का मतलब देखा इसमें। और अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण, और अगर अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो शब्द आ जाएगा। वर्ण विच्छेद बताया मैंने आपको, वर्ण के प्रकार बताए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर बोलते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। तो कुल स्वर आपके 11 होते हैं, लिखने के आधार पर भी आपके 11 होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं वो 10 होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम इस वाले र को नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि वो र की साउंड को जनरेट करता है इस वजह से। और इसको हम प्रकम्पित या फिर लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो है काफ़ी सारी मैंने आपको बताई थी किस प्रकार से बनाई जाती है। मात्रा हो गई, है ना, और ट्रक हो गया, इस प्रकार से। हाँ प्रकृति भी आ जाएगी, आधी रात तो इसी वाली ये आ जाएगी, और ये वाला जो है इसका आ जाएगा इसमें। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई आज। और ये बताइए जो स्वर है, स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, है ना। ये सारे के सारे मैंने आज आपको बताए हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। Thank you. Please watch it, subscribe it, and like it.